हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजपूतों का उदय है उसको हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार राजपूतों के राज्यों का उदय हुआ था और इनके राजाओं के विषय में हम जानकारी देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार राज्यों के अवशेष पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई स्वतंत्र राज्यों का आविर्भाव हुआ जिन्हें राजपूत राज्य माना जाता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? तो राजपूत राज्यों के इतिहास के साक्ष्य के रूप में प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हमीर महाकाव्य, कुमार पालचरित, वसा, हंसांग चरितम, पृथ्वीराज रासो इत्यादि है। कर्नल टाट के अनुसार राजपूत शक, कुषाण एवं हुडों की संतान थे। V.A. स्मिथ एवं विलियम क्रुक के अनुसार राजपूत विदेशी थे। R.G. भंडारण तथा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का भी यही मत है। चंद्रवरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति यज्ञकुंड से हुई थी। नौ शाह सांचरित्रम, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो एवं सिसाड़ अभिलेख के इस मत की पुष्टि की गई है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार परशुराम द्वारा क्षत्रियों को समाप्त कर देने का संपूर्ण जगत में अव्यवस्था फैल गई थी, अतः धर्म की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा की ज्ञात से विश्वामित्र गौतम अगस्त ने आबू पर्वत पर यज्ञ करना प्रारंभ किया था। उस समय दैत्यों ने बाधा पहुंचाई। से बचने के लिए विशिष्ट मुनि ने अग्निकुंड से 3 वीर पुरुषों प्रतिहार, चालुक्य, परमार को पैदा किया, लेकिन वे धर्म की रक्षा करने में नाकाम रहे। तब एक नए अग्निकुंड से वशिष्ठ ने चौहानों को पैदा किया जिन्होंने राक्षसों को मार भगाया। यह कथा नव शाह सांचरितम, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो एवं सिसाड़ा अभिलेख में भी वर्णित है। प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सिसोदिया एवं चालुक्य अपना संबंध राम या कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। J.H. ओझा एवं C.V. वैद्य के अनुसार राजपूत वैदिक कालीन क्षत्रियों की संतान थे। तीसरा, डॉक्टर दशरथ राम शर्मा एवं विश्वभर शरण पाठक के अनुसार ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। प्रतिहार, चौहान, चंदेल, गोहिल राजवंशों के संस्थापक ब्राह्मण ही थे। गुप्त साम्राज्य एवं गुप्त लोक में अरबों के आक्रमण से बचने के लिए ब्राह्मणों ने शस्त्रों से शस्त्र धारण करना भी प्रारंभ कर दिया था। V.A. स्मिथ के अनुसार राजपूत प्राचीन आदिम जातियों गौड़, भर, खरवार आदि के वंशज थे। गुर्जर प्रतिहार की स्थापना हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण शासक ने की थी। अब हम महत्वपूर्ण राजपूत व उनके राज्यों को देखेंगे जो 11वीं 12वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख राजपूत राज्यों पर निम्नलिखित राज्यवंशों का शासन था। तो पहला था गढ़वाल वंश और इसके संस्थापक थे यशो विग्रह। अन्य संबंधित जो वंश थे उसके थे ययाति, राष्ट्रकूट, कौशाम्बी के चंद्र। और वंश का जो दूसरा था वह था गहरवार गुहिलोत या गहलोत थे। संस्थापना स्थल मिर्जापुर की पहाड़ियों में हुआ था और गढ़वाल वंश के राजा चंद्रदेव 1080 से 1085 के मध्य प्रमुख शासक थे। तो राजा चंद्रदेव के दौरान के उल्लेखनीय तथ्य थे राष्ट्रकूटों से कन्नौज को मुक्त कर अपनी राजधानी वाराणसी से कन्नौज को बनाया गया। दूसरा, राष्ट्रकूटवंशीय सामंत गोपाल को पराजित किया। तीसरा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर आधिपत्य किया। गढ़वाल शासक चंद्रदेव के विषय में चंद्रावती अभिलेख में वर्णन मिलता है। वह काशी, कन्नौज, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ जैसे धार्मिक स्थलों का संरक्षक था। छठवां, राजा चंद्रदेव शांति व्यवस्था का संरक्षक था। सातवां, गढ़वाल वंश का दूसरा शासक मदनपाल 1404 ईस्वी से 1114 ईस्वी तक थे तथा मदनपाल द्वारा संपादित कृत्य था बसही एवं सारनाथ अभिलेखों में वर्णन जो मिलता है।
मदन पाल ने तुर्की के साथ संघर्ष, लेकिन तुर्क आक्रमणियों ने उसे बंदी बना लिया था। ठीक, मदन पाल सर्वाधिक निर्बल शासक था। मदन पाल का पुत्र गोविंद चंद्र, जो कि 1114 ईस्वी से 1554 ईस्वी तक गढ़वाल वंश का अग्रिम शासक था, उसे एवं उल्लेखनीय तथ्य भी जो मिलते हैं वो क्या थे। गोविंद चंद्र का शासनकाल माड़वा तथा उड़ीसा में फैला हुआ था और गोविंद चंद्र सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। मगध, मालवा, उड़ीसा, कली, कश्मीर, गुजरात पर आधिपत्य स्थापित किया। उसने चोल राजाओं से मित्रता की, तुर्की आक्रमणकारियों को सिंध पर जाने से रोका। उसके संधि विग्रह लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पुरीति की रचना इसी कलमों से की थी। रानी कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में बनारसवासियों को तुर्की आतताइयों से बचाने के लिए उसे हरि का अवतार कहा गया है। विजय चंद्र 1154 से 1770 ईस्वी तक उसका उत्तराधिकारी शासक था। 10वें नंबर में विजय चंद्र का शासनकाल पराजित हुआ। उसके बाद मगध पर विजय प्राप्त की तथा चौहान शासक विशेल देव द्वारा हुआ और इस दौरान दिल्ली का प्रदेश गढ़वालों के हाथों से निकलकर चौहान शासकों के पास चला गया। इसका उत्तराधिकारी शासक जयचंद्र, जो 1154 ईस्वी से 1170 ईस्वी तक शासक था। 11वें नंबर में हम देखते हैं जयचंद्र का शासनकाल। तो गढ़वाल वंश का अंतिम महान शासक था और दिल्ली के अजमेर के चौहानों के साथ उसकी शत्रुता थी। जयचंद्र के निमंत्रण पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया था एवं इसी के फलस्वरूप तराइन के युद्ध में उसकी हार हुई थी। चौथा था 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में जयचंद्र पराजित होकर मारा गया था। पांचवा, नैस धी चरितम के अनुसार कवि श्रीहर्ष जयचंद्र के दरबारी कवि थे। खंडनाखंड उनका ही ग्रंथ था। आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। देवगिरी के यादवों, गुजरात के सोलकियों एवं तुर्कियों के हराने पर विजय की खुशी में उसने राजसूय यज्ञ किया था और 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने तुर्की की सत्ता की स्थापना कर गढ़वाल वंश का अंत कर दिया था। अब हम देखते हैं दोस्तों चौहान वंश। राजपूतों के राज्य में गढ़वालों के पश्चात चौहान राज्य प्रमुख राज्य दूसरा राज्य था। इसकी प्रमुख शाखा पादल के चौहान राज्य की स्थापना 7वीं शताब्दी में वासुदेव ने की थी। इस राज्य की राजधानी अजमेर के पास शाकंभरी या सांभर थी। ठीक, चौहान वंश के प्रारंभिक राजा गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। प्रतिहारों से मुक्त होकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वाकपतिराज के पुत्र सिद्धराज ने चौहान वंश की सत्ता उत्तराधिकारी के रूप में संभाली थी। सिद्धराज ने महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। चौहान वंश के शासक अजय राज ने अजमेर नगर को बसाया था। इसी वंश के शासक अड़ोराज अजमेर पर आक्रमण करने वाले तुर्कियों को परास्त किया था। 1153 से 1164 ईस्वी के मध्य विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव ने चौहान वंश की सत्ता संभाली थी। चौहानों की शक्ति का सर्वाधिक विस्तार इसी काल में हुआ था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली, झांसी पर कब्जा किया तथा तुर्की आतताइयों को पराजित किया था। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ सोमेश्वर ने विग्रहराज के सम्मान में लिखा था। पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में उसका साम्राज्य फैला हुआ था। राजपूताना एवं मालवा के कई शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। चौहान वंश का अंतिम महान शासक पृथ्वीराज तृतीय था। उसने चालुक्य चंदेल राजाओं से युद्ध किया था। इस शासक ने बुंदेलखंड के चंदेल शासक
परमार्दी देव को युद्ध में पराजित किया था। वीर योद्धा आल्हा उदल इस युद्ध में मारे गए थे, जिसके ऊपर आल्हा खंड लिखा गया था। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज रासो के हाथों परास्त होकर भाग गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उसी को बंदी मार दिया था। चंदवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो एवं उसके प्रताप का वर्णन किया गया है। तुर्कों ने अजमेर और दिल्ली पर आक्रमण कर चौहान वंश का अंत कर दिया था। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान वंश की सत्ता का अंत कर दिया था। चौहान शासक गोविंद हरिराज पृथ्वीराज के पश्चात भी तुर्कों के अधीनस्थ शासक रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं राजपूत राज्यों की प्रशासनिक एवं सामाजिक स्थिति। तो राजपूत प्रशासन हम पहले पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। नीति वाक्यामृत, वीर मित्रोदय, कृत कल्परुति तथा मानसोल्लास, ज्ञान पंच, मिकथा राजपूत काल के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं जो राजपूत राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। तो राजपूत काल 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला था। इसमें गणतंत्र की पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। वंशानुगत अनियंत्रित एवं निरंकुश राजतंत्र गणतंत्र के स्थान पर स्थापित हो गए थे। राजा के हाथों में संपूर्ण शक्ति केंद्रित थी। मानसोल्लास के अनुसार राजपूत काल में राजा द्वारा स्वयं शासित शासन को सर्वोत्तम एवं मंत्रियों द्वारा नियंत्रित राज्य की निम्न कोटि का शासक माना जाता था। महेश्वर सूरी के ज्ञान पंचमी कथा के अनुसार केवल वही शासक भूपाल है जो सचमुच ही पृथ्वी की रक्षा करता हो। अन्यायी शासक तो केवल एक चोर अथवा डाकू के समान है। राजपूत काल में राजा प्रजा पालक होते थे। ब्राह्मण विद्वानों का आदर सत्कार, गरीबों असहयोगों की सहायता करना, धर्म का पालन करना या करवाना राजा के प्रमुख कर्तव्य होते थे। न्यायिक प्रशासनिक उत्तरदायित्व राजा का वह होता था। प्रशासन और राज्य का सर्वस्व राजा को माना जाता था। राजस्व और देवत्व में सर्वाधिक घनिष्ठता इसी काल में परिलक्षित होती थी। महाराजधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, संकल, माकचंग, चक्र चूड़ामणि, नारायण, परम महेश्वर, आदिवारा, गजपति, तिलकधारी, गतिपति, हयाती, नरपति, त्रिविक्रम, विक्रमादित्य इत्यादि उपाधियों को राजा धारण करते थे। अधिकांशतः राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता था। उत्तराधिकारी के लिए यदा कदा संघर्ष भी होता था। प्रशासन में युवराज की प्रमुख भागीदारी होती थी। राज्याभिषेक में भी किया जाता था। राजकीय उपाधियां युवराज भी ग्रहण करते थे। युवराज की अयोग्यता या कम उम्र के समय रानियां संरक्षिका बतौर शासन कर भार संभालती थी। राजमहिषी महादेवी राजनियों की प्रमुख उपाधि थी। गढ़वाल शासक मदनपाल को रानी पृथ्वीशिका, पृथ्वीराज तृतीय की माता कर्पूरी देवी चौलुक्य, राजा जयसिंह सिद्धराज की माता मड़ैस्यला देवी कश्मीर की रानी दिशा प्रमुख संरक्षिका थी। प्रशासन में राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। इसका पद वंशानुगत होता था। सामान्यतः ब्राह्मणों को ही मंत्री पद दिया जाता था। राजा मंत्री की सलाह मानने को बाध्य नहीं होता था। मंत्री परिषद में सामंत, अधीनस्थ शासक, महापुरोहित, विभागीय प्रधान नियुक्त होते थे। अब हम बात करेंगे राजपूत कालीन प्रमुख पदाधिकारियों की। तो प्रधानमंत्री पहला था हमारा प्रधानमंत्री या प्रधान। तो यह था आमत्य या महामंत्री जो कि शासक धारण करता था। दूसरे थे राजा तथा जो राज्य का सर्वोच्च शासक माना जाता था। तीसरा था महासंधि विग्राहिक जो केंद्रीय प्रशासन के संबंध प्रमुख पदाधिकारियों, युद्ध एवं शांति की मंत्री परिषद था। चौथा है
अक्षपटल लाधृकित जो राजकीय दस्तावेज विभाग का प्रमुख होता था। पांचवा है अछल पटलिक जो दस्तावेज विभाग के अधीनस्थ कर्मचारी होते थे। छठवां है गारिक जो राजकोष का प्रधान होता था। सातवां महाप्रतिहार जो राजमहल का प्रमुख सुरक्षा पदाधिकारी होता था। आठवां है महादंड नायक जो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। नौवां है धर्मस्त्र जो न्याय विभाग का प्रधान होता था। 10वां है महापुरोहित धार्मिक मामलों का प्रधान और 12वां है पाल मंडल का प्रधान। 13वां तंत्रपाल स्थानीय प्रशासक। राजपूत कालीन राजस्व व्यवस्था कैसी होती थी, तो इसको देखते हैं। राजपूत काल में अन्य आय का प्रमुख स्रोत भूमि का कर था। राजपूत कालीन निम्नलिखित कर थे। पहले थे भाग, दूसरा उद्रंग, तीसरा धान्य, हिरण्य, दानी, प्रास्थ, खलभिक्षा, चोलक, स्कंध तथा मार्गड़क थे। भोग, शुल्क, दशापराध, वैड़ी, मयूत, वृष्टि। अगला है राजपूत काल में भी कर की मात्रा निश्चित नहीं होती थी। पैदावार के अनुसार घटाई और बढ़ाई जा सकती थी। हिरण्य और दानी नगद वसूलने वाले कर तथा वृष्टि विगार के अंतर्गत आने वाला कर था। राजकीय आय का एक बड़ा हिस्सा राजा, उसके दरबार, सैनिक संगठन, युद्ध, शिक्षा, कला, विकास एवं दान पुण्य पर व्यय होता था। अब हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। राजपूत काल में सैनिक पदाधिकारी नागरिक प्रशासन से जुड़े होते थे। राज्य की अस्थायी सेना कम होती थी। राजा अधिकतर सामंत एवं अधीनस्थों के सैनिकों पर आधारित होते थे। अभिलेखों एवं महादंडनायक, दंडनायक, बलाधिकृत, महाबलाधिकृत, पीलुपति, अश्वपति, महाअश्वपति तथा महायुद्धपति प्रमुख सैनिक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। सैन्य व्यवस्था में दुर्गों को भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। कोटपाल इनका संरक्षण करते थे। सैनिकों के लिए स्कंधवार लगाए जाते थे जो शिविर बोला जाता था। सेना में पैदल, हाथी, घोड़े की टुकड़ी भी होती थी। रथ एवं जल सेना भी होती थी। अरबी घोड़े सेना में रखे जाते थे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऊंट की टुकड़ियां भी सेना में होती थी। सैनिक पदाधिकारियों को सेवा के बदले भूमि अनुदान, सामंती उपाधि प्रदान की जाती थी। राजपूत कालीन सामंती व्यवस्था। राजपूत कालीन में सामंत, भूपाल, भोक्ता, भोगिका, राजा, राजजनक, राजपुत्र, रानक, ठकुर, महासामंत, मांडलिक, महासामंधिपति, मंडलेश्वर इत्यादि उपाधि धारण करते थे। सामंतों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं सैनिक संगठन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता था। राज्य की ओर से सामंतों को कर मुक्त पूर्ण प्रशासनिक अधिकारों सहित भूमि और गांव दान में दिए जाते थे। राज्य, किसान एवं आम जनता के मध्यस्थों को क्रमबद्ध श्रृंखला सामंती वर्ग के नाम से पहचानी जाती थी। सामंतों का मुख्य कर्तव्य राजा को सेना का उपलब्ध कराना, प्रशासनिक मामलों में सहयोग करना और कुछ हद तक न्याय व्यवस्था को स्थापित करना इत्यादि होता था। कई सामंत राजा के दरबार में ही रहते थे जिनका राजकुल के वैवाहिक संबंध भी हो जाता था। अब हम पढ़ेंगे राजपूत कालीन भूमि व्यवस्था। राजपूत कालीन भूमि का स्वामी राजा होता था जिससे वह किसानों से राजस्व लेता था। जमीन खेती करने के लिए निम्न दो वर्गों को प्रदान की जाती थी। पहला भूमिय वर्ग जमीन पर पैतृक अधिकार रखने वाले होते थे और दूसरे थे गिरसिया वर्ग, जमीन पर संरक्षण का अधिकार रखने वाले होते थे। किसानों के लिए जमीन लगान के बदले खेती करने के लिए दी जाती थी। उनका उस पर पैतृक अधिकार नहीं होता था। कृषि कार्य शूद्र वर्ग करते थे। राजपूत काल में किसानों की दो श्रेणियां थी, कुटुंबी स्वतंत्र किसान, दूसरा सीरीन हिस्सेदार या बटाई वाले किसान। कुटुंबी किसान कृषि के बदले राज्य को कई प्रकार के भूमि कर देते थे।
सीरीन हिस्सेदार होते थे। इनको पैदावार का 1 से 3 गुना या 1 से चौथाई भाग मिलता था। जमीन की माप, सिंचाई के साधन एवं खाते रखने की प्रथा प्रचलित थी। सिंचाई की व्यवस्था का पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय प्रशासन का होता था। किसानों को कर के अलावा स्थानीय अधिकारियों, सामंतों, कायस्थ और सेना की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती थी। कायस्थ और अपठित भूमि व्यवस्था में संलिग्ध पदाधिकारी थे। राजपूत काल में भूमि अनुदान में दी जाती थी। मंदिरों, बौद्ध विहारों, ब्राह्मणों एवं वेतन में के बदले भूमि का अनुदान दिया जाता था तथा दान ग्रहीता के कर एवं सेवा मुक्ति भूमि दी जाती थी। प्रतिहार, परमाल, पाल, चंदेल, गहड़वाल अभिलेखों में भूमिदान का उल्लेख किया गया है। अब हम पढ़ेंगे राजपूत कालीन समाज। राजपूतों के काल में समाज वर्ण एवं जाति व्यवस्था पर आधारित था। राष्ट्रीयता से अधिक राजपूतों की मान मर्यादा को अधिक महत्व दिया जाता था। राजपूत कालीन समाज में भाईचारा एवं समानता देखने को भी नहीं मिलती थी। खुद दो के अनुसार राजपूत कालीन हिंदू समाज में निम्नलिखित 7 जातियां विद्यमान थी। अब हम उन जातियों और उनके विशेष वर्ग को देखेंगे। पहली जाति थी हमारी सब कुफरिया, जो सत क्षत्रिय वर्ग में आते थे। दूसरा था ब्रह्मा, जो ब्राह्मण होते थे। तब तीसरा कतारिया, जो क्षत्रिय समाज में आते थे। और वैसुर, जो वैश्य में आते थे। और शूदरिया, जो शूद्र समाज के अंतर्गत आते थे। और सांडलिया, जो चांडाल वर्ग के अंतर्गत। और लहूत, इनका कोई वर्ग विशेष नहीं था। ईदृसी खुद दो के द्वारा वर्णित लहूत जाति के स्थान पर जाकिया नामक जाति का उल्लेख करता है। अल-बेरूनी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त 8 अन्य जातों का जिक्र किया है। अल-बेरूनी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के अतिरिक्त 8 अन्य जातों का वर्णन किया है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में 64 उपजातियों का उल्लेख किया गया है। राजपूत कालीन समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च होता था। उनको राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक एवं आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त थे। राजपूत ब्राह्मणों की रक्षा एवं सम्मान के संरक्षण का कार्य करते थे। मंत्री, राजपुरोहित के रूप में ब्राह्मणों का ही चयन किया जाता था। ब्राह्मणों को कर मुक्ति, भूमि एवं गांव दान में दिए जाते थे। ब्राह्मणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाने के उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से मिलते हैं। ब्राह्मण कई शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभक्त थे। क्षत्रियों का मुख्य कार्य राज्य करना एवं युद्ध करना था। राजपूतों में इस समय कुलाभिमान, जात्याभिमान की भावना थी। वे अहंकारी होते थे। राजपूतों का समय अक्सर भोग विलास, सामंतों से युद्ध करने एवं कला, साहित्य, धर्म संरक्षण में देने में व्यतीत होता था। वैश्य परिवार व्यवसाय में संलग्न रहते थे। शूद्र शिल्प और सेवा के अलावा कृषि कार्य करने लगे थे। ब्राह्मणों की सेवा करना उनका परम कर्तव्य माना जाता था। दास एवं अंत्यजों की हालत बेकार थी। समाज छुआछूत, अस्पृश्यता की भावना विद्यमान थी। अस्पृश्य जाति या चांडाल जैसे लोग नगर की सीमा से बाहर रहते थे और सूचना देकर नगर में प्रवेश करते थे। विवाह अपनी जाति में ही होते थे। अंतरजातीय विवाह प्रतिबंधित थे। अनुमूल और प्रतिलोम विवाह होते अवश्य थे, लेकिन उन्हें कुत्सित समझा जाता था। राजपूत कालीन समाज में बाल विवाह, बहुविवाह, सती प्रथा एवं जीहर प्रथा का अस्तित्व विद्यमान था। राजपूत कालीन समाज में स्त्रियों की हालत बेकार थी। राजवंश की स्त्रियां प्रशासनिक गतिविधियों में भाग लेती थी। धार्मिक अनुदान, कला, शिक्षा भी स्त्री प्राप्त करती थी, लेकिन सामान्य स्त्रियों को यह सुविधा नहीं दी जाती थी। गणिकाओं, वेश्याओं, देवदासियों का अस्तित्व था। स्त्रियों को 4 दीवारी में ही रखा जाता था। उसे भोग विलास को
की वस्तु समझा जाता था। संपूर्ण समाज दो वर्गों में विभक्त हो चुका था, सुविधाभोगी एवं सुविधाविहीन समाज। राज्य प्रशासन एवं धर्म पर सुविधाभोगी वर्ग का अधिकार था और सुविधाविहीन वर्ग का जीवन कष्टमय था। उसे सामंतों के अत्याचार सहने पड़ते थे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।